गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। चलिए, हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 3 जो है कंप्लीट कर लिया है। आज हम अध्याय 4 के बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। अध्याय 4 जो है वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। यानी हमारा शरीर जब रोगग्रस्त होता है तो उस रोगाणु से या जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक है उस कारक से किस प्रकार हमारा शरीर लड़ता है, उस कारक को कैसे समाप्त करता है, वो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। साथ में इसमें और भी कुछ चीज़ें देखेंगे। तो रूपरेखा से आप देखिएगा, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, रोगों से लड़ने की क्षमता, हमने बेसिकली इसका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो हम जानते हैं ये रोगों की लड़ने की क्षमता होती है, ठीक है। और रक्त समूह ब्लड ग्रुप के बारे में भी है, क्योंकि प्रतिरक्षा का जो कार्य है वो मेनली ब्लड के थ्रू ही होता है। रूपरेखा में हम जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एक तो प्रतिरक्षा की विधियाँ। प्रतिरक्षा की विधियाँ दो होती है, एक स्वाभाविक होती है, एक उपार्जित होती है। अब ये स्वाभाविक किसे कहेंगे, उपार्जित किसे कहेंगे, ये भी हम लेंगे। चलिए, और पढ़ेंगे इसके बारे में हम प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में, ठीक है। हमने छोटी क्लास में ब्लड ग्रुप के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर प्रतिरक्षी और प्रतिजन पाए जाते हैं रक्त के अंदर। उस आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। तो वही प्रतिजन क्या होता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और वो प्रतिरक्षी क्या होता है वो भी हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तीसरा जो है वो है रक्त एवं रक्त समूह। टॉपिक से नाम चला है, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के संगठन के बारे में पढ़ेंगे और रक्त के समूह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ए बी ओ 4 प्रकार का रक्त समूह होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आरएच कारक के बारे में पढ़ेंगे, ये अपने लिए नया है, 9th में भी नहीं था, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। रक्तदान, जैसा कि हमने सुना होगा आपने, रक्तदान किया, डोनेट किया, तो ये रक्तदान है, रक्त का लेन देन, ठीक है। इधर से किसी व्यक्ति से निकाल के दूसरे व्यक्ति में रक्त की कमी को पूरा करना। रुधिर वर्ग पढ़ेंगे, रुधिर वर्ग का महत्व क्या है वो पढ़ेंगे, कि जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी ओ, इनका क्या महत्व है, ऐसे क्यों जांच करते हैं और इनका कहाँ यूज है। अंगदान देहदान के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी अंगदान नाम से पता चल रहा है अंग का दान किया होगा, देहदान यानी शरीर का दान, ठीक है। चलिए, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने पहले से ही तैयार करके रखे हैं आपके लिए, ताकि हम पढ़ते वक्त हमारा टाइम भी कम वे हो और अपन काफ़ी चीज़ें देख लें। चलो, तो मैंने प्रस्तावना वगैरह तैयार करके रखा है। तो हमारा शरीर लगातार रोग उत्पन्न करने वाले पदार्थों के संपर्क में रहता है। हम जो भी काम करते हैं, हमारा शरीर प्रत्येक सेकंड किसी न किसी रोगों से लड़ता रहता है, ठीक है। लेकिन हम आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता, हमारा शरीर इतनी आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की एक विशेष क्षमता पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। ये रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर होती है। अब प्रतिरक्षा क्या होती है इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो देखिए, जब हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, यानी हमारा शरीर में जब रोग लग जाता है, तो हमारे शरीर के अंग और रक्त में उपस्थित पदार्थ, यानी हमारे शरीर के कुछ विशेष अंग और ब्लड के अंदर उपस्थित कुछ पदार्थ, इनसे लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं और रोगाणु को समाप्त कर देते हैं, और शरीर की इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा किसे कहेंगे? जब हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तो हमारे शरीर के कुछ अंग और रक्त के अंदर उपस्थित कुछ पदार्थ इन रोगाणु से लड़ते हैं, रोगाणु को समाप्त करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी? प्रतिरक्षा कहलाएगी, ठीक है भाई। चलिए, अब अगला देखते हैं कि प्रतिरक्षा के प्रकार, यानी प्रतिरक्षा की जो ये प्रक्रिया है ये कितने प्रकार की होती है। तो मेनली ये 2 प्रकार की होती है। तो हमारे शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधियाँ पाई जाती है। पहली विधि है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। हमने रूपरेखा में देखा है स्वाभाविक और उपार्जित। तो पहला लेते हैं अपन स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। तो ये स्वाभाविक क्या है, देखो, इस प्रतिरक्षा विधि में रोगों से लड़ने के लिए कोई विशेष प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है। ये जो विधि है, इस विधि के अंदर कोई विशेष बैक्टीरिया के लिए, कोई विशेष वायरस के लिए या किसी विशेष अन्य पदार्थ का, कोई प्रकार का पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है, तो उस पदार्थ से लड़ने के लिए कोई स्पेशल प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होता है, पर अपितु सभी रोगों के लिए समान रूप से कार्य करती है। रोग चाहे कैसा भी प्रकार हो, ये जो प्रतिरक्षा का विधि है ये सभी रोगों के लिए एक समान रूप से कार्य
करती है। तो इसमें कुछ निम्न कारक जो है वो सहायक हैं। क्या क्या कारक हैं देखो। भौतिक अवरोधक, भौतिक अवरोधक मतलब जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ऐसे कारक। तो ऐसे कारक हमारे शरीर में कौन कौन से हैं। त्वचा, हमारी शरीर की सबसे बाहरी भाग जिसे हम त्वचा कहते हैं, त्वचा हमें अनेक प्रकार के रोगाणु से बचाती है। यदि हमारे शरीर की ऊपरी चर्म त्वचा नहीं हो तो हमें अनेक प्रकार के रोग आसानी से लग सकते हैं। कोई भी प्रकार के सूक्ष्म बैक्टीरिया, सूक्ष्म वायरस, अनेक प्रकार के परजीवी हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। तो त्वचा क्या करती है, रोगों से लड़ने में या रोगों से हमें बचाती है, सुरक्षा करती है। तो ये भी एक प्रतिरक्षा का प्रकार है। चलिए अगला है नासिका छिद्र। हमारे नाक के जो 2 छिद्र हैं उन छिद्रों में पाए जाते हैं रोम, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। जब हमारे नाक के माध्यम से जब सांस अंदर लेते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई कण या कोई सूक्ष्म जीव हमारे नाक के थ्रू जब फेफड़ों में पहुंचना चाहेगा तो हमारे नासिका छिद्र में उपस्थित रोम और श्लेष्मा, एक पतली सी झिल्ली जो कि हल्की गिल्ली होती है, जिससे वो कण जो हैं जो हमारे नाक में प्रवेश कर चुके हैं, वो बैक्टीरिया या फिर वो कोई पदार्थ का धूल का कण, वो उन छिद्रों के अंदर या उस झिल्ली पे चिपक जाते हैं तो शरीर के अंदर नहीं पहुंचते, जिससे हमें रोग से सुरक्षा होती है, रोग नहीं हो पाता, आसानी से रोगग्रस्त नहीं होते हैं। काचाभ द्रव्य, काचाभ द्रव्य हमारी आँखों के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ है। तो आँखों के अंदर जब कोई पदार्थ गिर जाता है तो हमारी नेत्र के अंदर वो एक अश्रु के रूप में, तरल रूप में, पानी के रूप में एक पदार्थ निकलता है जो कि उस बैक्टीरिया या उस कारक को आँखों से पानी के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ये भी एक प्रतिरक्षा का प्रकार है। अगला है श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली क्या करती है, ये भी हमारे नाक के दोनों जो कपाट होते हैं उन कपाटों के बीच में पाई जाती हैं और उसके बाद में लगातार पूरी श्वसन नली में फैली हुई होती है श्लेष्मा झिल्ली। श्वसन नली में ये श्लेष्मा झिल्ली क्या करती है, जब रोगाणु या कोई छोटा सा सूक्ष्म जीव या फिर धूल के कण जब हमारे सांस के माध्यम से, हवा के माध्यम से शरीर में चले जाते हैं तो ये श्लेष्मा झिल्ली में फंस जाते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर ये बैक्टीरिया नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये भी हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। अब इनमें मुझे आप ऐसी चीज़ बताओ जो कि एक विशेष बैक्टीरिया के लिए विशेष चीज़ है, विशेष संरचना कोई है नहीं। चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे धूल के कण हो, ये सब एक समान रूप से कार्य करेंगे। ठीक है, इसलिए इन्हें कहते हैं स्वाभाविक, इन्हें बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे जन्म के समय बनी हुई होती है। अगला रासायनिक अवरोधक। कुछ हमारे शरीर में केमिकल पदार्थ होते हैं जो कि हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आमाशय का अम्ल, जब हमारे भोजन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई जहरीला सूक्ष्म जीव या कोई अन्य प्रकार का पदार्थ चला जाता है तो HCl अम्ल क्या करता है, उसमें उस रोगाणु को, उस सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है। तो ये भी हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने में या रोगों से बचाने में सहायता करता है। तो ये भी प्रतिरक्षा का एक प्रकार है। इसके अलावा त्वचा का रासायनिक पदार्थ, यानी हमारी त्वचा के नीचे रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। जैसे ही किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया या किसी भी प्रकार का कोई मच्छर कीड़ा काटता है तो वो पदार्थ क्या करता है, वहाँ पर सूजन उत्पन्न कर देता है। सूजन से क्या होता है कि वो जो पदार्थ हमारे शरीर में गया है वो पूरा फैलता नहीं है, और वो पूरा नहीं फैलेगा तो हमें दर्द भी कम होगा और हमारे शरीर के अंगों को नुकसान भी कम पहुंचाएगा। चलिए अगला है योनि का अम्लीय माध्यम, यानी मादा जनन तंत्र का एक भाग है योनि। तो योनि के अंदर जो अम्लीय माध्यम पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो अम्ल उत्पन्न करते हैं योनि के अंदर, वो अम्लीय माध्यम अन्य प्रकार के योनि को इन्फेक्शन या अन्य प्रकार के जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं और वहाँ पर पहुँचने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो ये भी एक कैसा है, प्रतिरक्षा का प्रकार है। अश्रु, यानी हमारे आँखों के आंसू, जो आँख के अंदर कोई कण गिर जाता है या कोई सूक्ष्म जीव गिर जाता है तो वो आंसू के थ्रू वापस बाहर आ जाता है। तो ये भी प्रतिरक्षा की एक विधि है। ठीक है, अगला है लार। हमारे मुख के अंदर जो लार है वो भोजन में आने वाले बैक्टीरियाओं को खत्म करती है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। तो ये हो गए कुछ रासायनिक अवरोधक।
अगला लेते हैं कोशिका अवरोध। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, वो कोशिकाएं हमें रोगों से बचाती हैं। आपने छोटी क्लासों में नाम सुना होगा सैनिक कणिकाएं, सैनिक कोशिकाएं, या फिर उन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं WBC कहते हैं, जो कि हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। तो उसमें मुख्य रूप से देखो क्या क्या आता है, मैक्रोफेज, ठीक है, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, ये क्या है, ये श्वेत रक्त कणिकाओं के ही प्रकार हैं। तो ये भी हमारे शरीर में क्या करती हैं, रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है। अगला पॉइंट है ज्वर व सूजन। देखो हमारे शरीर में बुखार आता है, हमें जब बुखार आता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। हम सोच रहे हैं कि ये टेम्परेचर हमारे शरीर में किसी विकार के कारण उत्पन्न हुआ हो, नहीं, ये ज्वर जो है, टेम्परेचर जो है, हमारे शरीर ने खुद ने बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है, क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, रोगाणु, तो हमारा शरीर चाहता है कि उसका टेम्परेचर शरीर का बढ़ा के उस बैक्टीरिया को समाप्त किया जा सकता है। जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो बैक्टीरिया उस टेम्परेचर पर जी नहीं पाएगा, तो समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए हमारा शरीर क्या उत्पन्न करता है, बुखार उत्पन्न करता है, तापमान बढ़ा देता है। और कहीं पर भी जब हमें चोट लगती है तो सूजन उत्पन्न कर देता है। सूजन उत्पन्न इसलिए करता है क्योंकि वहाँ जहाँ चोट लगी है वहाँ के जो इन्फेक्टेड एरिया है वो पूरे शरीर में नहीं फैले, वहीं तक सीमित रहे, इसलिए चारों ओर से एक तरीके से बंद कर देती है वहाँ के एरिया को, वहाँ के क्षेत्र को बंद कर देती है सूजन बढ़ाकर। और सूजन से फिर क्या होती है, कोशिकाओं में फैलाव होता है, जिससे त्वचा के ऊपरी भाग में एक छिद्र द्वारा जितना भी अंदर बैक्टीरिया या फिर जो भी सूक्ष्म जीव या पदार्थ घुसा है वो बाहर आ जाता है। इसलिए हमारे शरीर में सूजन भी उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो है वो स्वाभाविक प्रतिरक्षा हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।